कैसे हम आज हम पढ़ेंगे लेखाशास्त्र की जो बुक है कक्षा 12 की, उसका चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो आपका चल रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण में हम कई सारी टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो चैप्टर नंबर जो 3 है इसका नाम हो जाता है आपका इस प्रकार, साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो साझेदारी पुनर्गठन है क्या? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी समझौते में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। आगे इसकी विशेषताएं, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहली विशेषता इसकी यह है ठहराव में परिवर्तन, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा पहले से एग्रीमेंट था उसमें क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तन होगा। नंबर 2, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आपका लाभ विभाजन अनुपात था उसमें परिवर्तन होगा। तीसरी विशेषता, साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन, चेंज इन रिलेशंस अमंग पार्टनर्स। नंबर 4, साझेदारों की संख्या में परिवर्तन, यानी कि साझेदारों की जो संख्या है वो कम भी हो सकती है या ज़्यादा, यानी प्लस या माइनस हो सकती है। उसके बाद नंबर 5वीं जो विशेषता है, फर्म का अस्तित्व क्या है, एंटिटी ऑफ फर्म, या तो मतलब समाप्त नहीं होता है, क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन होता है, बस उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स जो उनके एग्रीमेंट आपस में चेंज होते हैं, रिलेशंस चेंज होते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की परिस्थितियां, यानी कि किन किन परिस्थितियों में हम साझेदारी जो फर्म है उसका क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। पहली जो परिस्थिति है वो है विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरी जो स्थिति है वो है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई नया साझेदार आएगा तब भी हमारी जो साझेदारी है उसका पुनर्गठन होता है। नंबर 3 जो परिस्थिति है वो है विद्यमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण या निवृत्ति, मतलब जो पहले से विद्यमान साझेदार हैं उनमें से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। चौथी जो स्थिति है वो है साझेदार की मृत्यु, यानी डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कोई साझेदार खत्म हो जाता है यानी कि मर जाता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब भी हमारी साझेदारी का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। 5वीं स्थिति है 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण, मतलब जब 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म एक साथ व्यापार करेंगी तो भी क्या हो जाएगा, साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन होगा। अगला टॉपिक है हमारा, पढ़ते हैं इसे, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहली जो स्थिति है वो हम निकालते हैं इसमें त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात, या नफ़ा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, मतलब जो किसी को फायदा हुआ, प्लस हुआ किसी का, अनुपात का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, इसकी कैलकुलेशन करते हैं जब हमारा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। तो त्याग अनुपात है क्या? त्याग अनुपात से आशय मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में आनुपातिक कमी को त्याग अनुपात कहते हैं। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात
माइनस या ना घटाएंगे नया अनुपात। सैक्रिफाई रेशो इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसके बाद जो दूसरी कैलकुलेशन करते हैं हम लाभ प्राप्ति अनुपात या नफा अनुपात की से आशय, लाभ प्राप्ति अनुपात से का आशय मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो। क्या होता है? लाभ प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात के ठीक विपरीत होता है। जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से यदि किसी साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है तो इसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होगा लाभ प्राप्ति या नफा अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इंग्लिश में लिखेंगे तो गेनिंग रेशो इक्वल न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी जब लाभ ब्याज अनुपात में परिवर्तन होगा तो उसके बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो ख्याति का समायोजन करते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या है इससे जो भी इसके एडजस्टमेंट हैं वो क्या क्या होंगे, पढ़ते हैं ख्याति का बारे में। क्या है ख्याति का समायोजन? भारतीय लेखांकन मानक 26 के अनुसार विद्यमान साझेदारों के लाभ ब्याज अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के माध्यम से किया जाता है। जो हमारा भारतीय लेखांकन मानक 26 है उसमें ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार का पूंजी या चालू खाता लाभ प्राप्ति के भाग से डेबिट तथा त्याग करने वाले साझेदार का पूंजी खाता या चालू खाता त्याग के भाग से क्रेडिट यानी CR होगा। मतलब ये एडजस्टमेंट होगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। यदि फर्म में पहले ख्याति खाता खोला गया है तो यह राशि साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अपलिखित कर दी जानी चाहिए। ये आपका जो हमारा मानक 26 है, भारतीय लेखांकन मानक 26 है, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब इसकी एंट्री बनाएंगे तो इसकी एंट्री इस प्रकार बनेगी। आपका जनरल में एंट्री करके हमने दिखाया पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा और टू गुडविल अकाउंट। अगर पुराना पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो इस एंट्री के माध्यम से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है संचय एवं एकत्रित लाभों या हानियों का समायोजन। अगर आपके जो हम बैलेंस शीट दी हुई है उसमें कुछ रिजर्व हैं, प्रॉफिट लॉस हैं या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये जितने भी संचय हैं या प्रॉफिट लॉस हैं उनको हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो एंट्री बनेगी किसके लिए? संचय एवं एकत्रित लाभों का अंतरण करने पर। रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड में डेबिट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी लायबिलिटी साइड में होता है डेबिट करेंगे। फिर एक और होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसे भी डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में लिखेंगे। अगर इनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज आती है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, इनके अगेंस्ट आती है तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है अवितरित हानियों का अंतरण करने पर। यदि कोई हमारी अवितरित हानि है जो बैलेंस शीट में रखी हुई है उसको हमने बांटा नहीं है तो उसको इस तरीके से करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखा नहीं है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डिफर्ड रिवेन्यू, यानी कि लॉस होता है, चाहते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉस के लिए आया है। और ये डिफर्ड रिवेन्यू अगर कोई हमारी और कोई आयगत एक्सपेंसेस हैं उनको हमने संपत्ति मान के लिखा हुआ है तो उनको यहाँ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये नोट लिखा है मैंने, नोट को पढ़ेंगे। यदि विद्यमान साझेदार संचय एवं अवितरित लाभ हानि की राशि साझेदारों के पूंजी चालू खाते में अंतरित न कर उसे अवितरित रखने का निर्णय ले तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रविष्टि के स्थान पर, मतलब जो ये हमने दोनों ऊपर
एंट्री बनाई है उनके स्थान पर हम एक सिंगल एंट्री करेंगे। पर प्राप्ति एवं त्याग अनुपात में निम्न समायोजन प्रविष्टि होगी। कौन सी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब उस अमाउंट को हम प्लस माइनस करके इसे एडजस्ट करके एक एंट्री बनाएंगे। आगे चलते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। पहली एंट्री, यदि पहला पॉइंट है कर्मचारी की क्षतिपूर्ति का कोई दावा न होने पर, मतलब आपके बैलेंस शीट में आपको रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है, दावा नहीं है लाइबिलिटीज का, तो आप सीधा सीधा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो ये एंट्री बनेगी आपकी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम होने पर, मतलब जितना हमारा रिजर्व उससे कम है, तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब जितनी क्षतिपूर्ति उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, और टू जो बचेगा पार्ट उसको हम टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डिवाइड कर देंगे, यानी बांट देंगे उनके ओल्ड रेशो में। उसके बाद टॉपिक है हमारा नंबर 3, इसी में कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के बराबर होने पर, तो एंट्री बनेगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब अगर आपका जो कर्मचारी कंपनसेशन फंड है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है आपका, उसकी वैल्यू और आपकी जो दावा है उसके अगेंस्ट उनकी वैल्यू अगर समान है, तो ये वाली एंट्री बनाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में है आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक होने पर, मतलब इस बार क्या हुआ, रिजर्व हमारे पास कम है और उसके अगेंस्ट जब जो लाइबिलिटीज हुई है हमारे पास, जो दावा है वो ज़्यादा है, तो उस समय हम कौन सी एंट्री बनाएंगे? तो एंट्री हमारी इस प्रकार बनेगी। पहली एंट्री, इसको 2 पार्टों में करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और एक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पूरा ये दावा पूरा आ जाएगा, ये अमाउंट ये आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस आपका आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये हमारा लाइबिलिटीज है, इसका मतलब ये हमारा लॉस हो गया है, तो इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में बांटेंगे। तो एंट्री बन जाएगी इसके लिए सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो डिफरेंस था इस अमाउंट को उनके ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा, वो आता है विनियोग उच्चावचन संचय, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको भी हम ऐसे ही कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे, इसी के जैसा टॉपिक है ये भी। तो पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है, जब विनियोग का बाजार मूल्य इसके लागत मूल्य के बराबर हो। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं, तो ये जो रिजर्व का पैसा होगा ये पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा, जो दूसरी स्थिति बन सकती है, वो ये बनेगी, इसको समझेंगे। जब विनियोग का बाजार मूल्य उसके लागत मूल्य से कम हो, मतलब विनियोग का मूल्य बाजार मूल्य उसके लागत मूल्य से कम है, तो पहली स्थिति में विनियोग के मूल्य में कमी की राशि विनियोग उच्चावचन संचय से कम होने पर तथा संचय बंद करने पर, एंट्री बन जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी जो बुक वैल्यू है उसमें से मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा हमारा रिजर्व का उसको हम बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के माध्यम से, यानी कि ओल्ड रेशो में। आगे सेकंड जो पॉइंट है इसका, वो है विनियोग के मूल्य में कमी की राशि विनियोग उच्चावचन संचय के बराबर होना, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है,
तो सीधा साधा हो जाएगा जो पहले आया था हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वही बुक वैल्यू यानी कि दोनों की, यानी जितना हमारा कम है और वो रिजर्व के बराबर है वो पूरा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इसके बाद तीसरी जो स्थिति बनेगी हमारी वह बनेगी विनियोग के मूल्य में कमी की राशि विनियोग उच्चावचन संचय से अधिक होने पर। इस बार क्या हुआ, जो हमारे पास रिजर्व है कम और जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही कम है, तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। सेम है जो पहले हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाई थी, सेम वही एंट्री है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना कम हुआ है वो इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। अब ये लॉस हुआ है तो इसको हम बांट देंगे, नेक्स्ट एंट्री में बांटेंगे, चाहे इसको हम बांट भी सकते हैं जैसे पहले बांटा था, सेम वैसे ही बांट देंगे। इसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है जब विनियोग का बाजार मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक हो तब पहली स्थिति होगी विनियोग उच्चावचन संचय की संपूर्ण राशि साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में अंतरित करते हैं। पहला तो ये हो जाएगा सीधा सीधा जो भी पैसा बांट देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, विनियोग के मूल्य में हुई वृद्धि पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतरित करने पर। अभी जो हमने बनाया था सेम वही, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया और ये इसको हम रिवैल्यूएशन के बांट देते हैं फिर दोबारा पार्टनर्स को ही, जैसे कि यहाँ हमने एक एंट्री के माध्यम से इसे समझा है। नंबर 3, पुनर्मूल्यांकन खाते की राशि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में अंतरित करने पर। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है एक हमारा एक फ्लक्चुएटिंग आर्टिफिशियल या हम कह सकते हैं अस्थगित आगम व्यय यानी कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिन्हें हम आय मान लेते, मतलब संपत्ति मान लेते हैं, उन्हें बोलते हैं अस्थगित व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनको कैसे एडजस्ट करेंगे, आपको बैलेंस शीट में दिए होंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसकी संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 4 टॉपिक है हमारा संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अब जो हमारी संपत्तियां हैं और दायित्व हैं उनका हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो जिससे पुनर्मूल्यांकन में हमारी कुछ संपत्तियों की वैल्यू बढ़ जाएगी और कुछ संपत्तियों की वैल्यू घट जाएगी, वैसे ही कुछ दायित्व हमारे बढ़ेंगे और कुछ दायित्व घटेंगे। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ संपत्तियां हमारी ऐसी हों जो हमारे जो लेखे हैं उनमें ना हो और वो अब हमें मिल जाएं, तो उनका हम किस प्रकार लेखे करेंगे, तो 1 बाय 1 समझते हैं। पहली एंट्री है संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर। अगर हमारे संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो हम जब एंट्री बनाएंगे जर्नल में, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स कम होगी उसका नाम यहाँ आ जाएगा। दूसरी जो स्थिति है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। यदि हमारी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, किसी की कोई भी संपत्ति होगी, उसका नाम डेबिट होगा, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद अब जैसे दायित्व संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई वैसे हमारे दायित्वों के मूल्य में भी कमी हो सकती है, तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटीज़ होगी उसका नाम डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 4 है दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। जब दायित्व बढ़ेगा तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटीज़ होगी उसका नाम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 अलिखित संपत्ति ज्ञात होने या क्रय करने पर। मतलब हमें कोई ऐसी संपत्ति मिल जाती है जो हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन हमें अपने व्यवसाय में वो मिल जाती है, तो उसका नाम जब मिलेगी या ज्ञात होगी तो उससे लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। यदि हमने उसे बेचा होगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट, इस तरीके से करेंगे। वैसे ही सेम कोई दायित्व ऐसा जो हमसे लिखने से छूट गया, लेकिन अब वो हमें पता लग जाता कि हमें इस दायित्व का भुगतान करना है, तो क्या होगा, अलिखित दायित्व उत्पन्न होने या भुगतान करने पर क्या एंट्री बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटीज़ होगी उसका नाम, और टू कैश, अगर पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए कैश या बैंक अकाउंट से। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 होगा पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करने पर, मतलब जो भी हमने अभी संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया और उनसे संबंधित जो भी एडजस्टमेंट, मतलब किसी के मूल्य में वृद्धि हुई, किसी के मूल्य में कमी हुई, कोई दायित्व बढ़ा है या कोई घटा है, उनका लेखा हमने किस में किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखा है। अब उसको हम बंद करेंगे तो उस पर हमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यदि हमें लॉस प्रॉफिट होता है तो हम ये वाली एंट्री बनाएंगे, लाभ होने पर पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यदि फर्म को हानि होती है तो हानि होने पर एंट्री बी में बनेगी, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हुई है भी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कुछ जनरल एंट्री थी हमारी। आगे बढ़ते हैं। ये जो एक हम पढ़ लेंगे, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, किस तरीके से हम उन्हें दिखाएंगे। तो ये है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। तो जब हमारी कोई संपत्ति बढ़ेगी तो उसको लिखेंगे बाय साइड में, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, तो बाय इंक्रीज इन असेट्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो इधर बाय साइड में लिखेंगे। यदि कोई दायित्व के मूल्य में कमी होगी, दायित्व के मूल्य में कमी, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बाय साइड में लिखेंगे। यदि कोई अलिखित संपत्तियां, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेबल लिखी हुई संपत्ति नहीं थी पहले से, वो हमें मिल जाती है, उसे बाय साइड में लिखते हैं क्योंकि संपत्ति बढ़ जाएगी। और इसके बाद यहाँ देखेंगे यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो टू साइड में लिखते हैं, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वैसे ही दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और कोई अलिखित दायित्व मिलता है तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहाँ लिखेंगे टू साइड में। उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो इसका बैलेंस करते हैं, टू साइड का बैलेंस करेंगे और बाई साइड का बैलेंस करेंगे। जब दोनों साइड का बैलेंस कर लेंगे तो टोटल करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपका टू साइड का कम है और बाई साइड का ज़्यादा है, बाई साइड का ज़्यादा है तो टू साइड में लिखेंगे आप पुनर्मूल्यांकन से लाभ, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित पुराने अनुपात में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओल्ड रेशो में। अगर आपका डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो आप लिखेंगे फिर बाई साइड में पुनर्मूल्यांकन से हानि, साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित क्या, पुराने अनुपात में। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो ये इस प्रकार हमारा ये हो गया जो चैप्टर नंबर 3 है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम जो हमारा आपकी बुक है एक, उसमें जो दो तीन चैप्टर को मिला के एक साथ दिया हुआ था, उसको हमने टुकड़ों में बांट लिया। चैप्टर नंबर 1 बनाया, नंबर 2 हमने गुडविल का, दूसरा चैप्टर बनाया हमने ये पुनर्मूल्यांकन। यानी कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो ये चैप्टर सभी अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की जो बुक है उसमें ये एक साथ हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हम अच्छे डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं नोट्स आपको बना रहा हूँ, इन्हें आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए, ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। आप चाहे स्टडी करें या किसी को पढ़ाएं, उसमें भी बहुत आपके हेल्पफुल होंगे। इन्हें आप नोट करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। और अच्छी तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।